हेलो दोस्तों, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमने साइंस की एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जो रीट लेवल सेकेंड, इसके अलावा आर्मी, जीडी, एसएससी, रेलवे, 10+2 और 2022 में होने वाले तमाम सेंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें और ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। और पहली बार अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। आज जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक रहेगा उस पर हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में। आनुवंशिकी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य, प्रश्नोत्तर, वो मैं सभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आनुवंशिकी टॉपिक पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन थे ग्रेगर जोहन मेंडल? इसके बारे में सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपके लिए मैंने क्लिप भी तैयार की है। ग्रेगर जोहन मेंडल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? ग्रेगर जोहन मेंडल को, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति का नियम का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पादपों में वंशागति के नियम किसने प्रतिपादित किए, तो हमारा आंसर होना चाहिए ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के हेंजनड्रोफ प्रांत के अंदर हुआ था। और ये जो प्रांत था, इस प्रांत का नाम था सिलिशियन गांव में हुआ था। सन 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में ये कुछ टाइम के लिए पादरी का कार्य भी इन्होंने किया था। चर्च के में उद्यान मटर, कई बार इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है फ्रेंड्स। जो मटर है उसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइशियम। ये नाम आपको ध्यान रखना है। पाइशियम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है जिस पर ग्रेगर जोहन मेंडल ने प्रयोग किए थे। उसके बाद है कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किए। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया था 1865 में। और 1866 ईस्वी से इस सोसाइटी के द्वारा इनको प्रकाशित करवाया गया, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से। मेंडल के द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर ही आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसको हम मेंडलवाद कहते हैं। और 6 जनवरी 1884 ईस्वी को मेंडल की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो ये तो था सामान्य स्पेसिफिक परिचय ग्रेगर जोहन मेंडल का कि कौन थे, कहाँ इन्होंने प्रयोग किए थे और किस पर प्रयोग किए थे। आनुवंशिकी चैप्टर पढ़ने से पहले इनके बारे में जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण था। अब स्क्रीन पे आप देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था फ्रेंड्स बेटसन के द्वारा। जेनेटिक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था 1905 ईस्वी में। 1905 में जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है और इन आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाता है। वंशागति क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जो आनुवंशिक के लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं, इसको ही वंशागति बोलते हैं। और जीन का एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इससे ही इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। दूसरा है हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेंड स्पेंसर के द्वारा हेरिडिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा कब पादप संकरण प्रयोग नामक
शीर्षक से इसको प्रकाशित किया गया था। 1865 ईस्वी के अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग इस सोसाइटी के पास गए थे। इस सोसाइटी ने रिसर्च किया, उस पर देखभाल की, पूरी तरह से जांच की। उसके बाद 1866 ईस्वी में इसने इसको क्या किया था, प्रकाशित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर की फली का हरा रंग कैसा है। तो मटर की फली का हरा रंग क्या ये प्रभावी रंग होता है या अप्रभावी रंग होता है फ्रेंड्स। जब हम बात करते हैं मटर की फली का, तो मटर की फली का हरा रंग जो होता है वो प्रभावी होता है। उसके बाद है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 प्रकार के लक्षण चुने थे, लेकिन उसमें से जड़ का रंग जो है इसके बारे में मेंडल ने कोई प्रयोग नहीं किया है। तो पुष्प का रंग इन्होंने बताया, बीज का रंग भी बताया, फली का रंग बताया, लेकिन जड़ के बारे में इन्होंने अपने विपर्यासी लक्षण में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। यहां देख सकते हो कि मेंडल ने किस किस पर प्रयोग किए। क्लिप के साथ है स्क्रीन पे आप बीज की आकृति। बीज की आकृति मेंडल ने एक गोलाकार बताई और एक झुर्रीदार बताई। प्रभावी जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं और अप्रभावी जो होते हैं फ्रेंड्स वो झुर्रीदार होते हैं। बीज का रंग, बीज का रंग एक पीला बताया है जो प्रभावी में आता है, और जो हरा बताया वो अप्रभावी में आता है। प्रभावी वो होता है जो F1 PD में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और अप्रभावी वो होता है जो स्पष्ट रूप से F1 PD में दिखाई नहीं देते। पुष्प का रंग किस तरह का बताया है, बैंगनी बताया और सफेद बताया। प्रभावी में बैंगनी है और अप्रभावी में सफेद है। उसके बाद परिपक्व फली की आकृति जो थी, एक फुली हुई फली थी और एक संकरित फली थी। फुली हुई फली थी वो प्रभावी थी और जो संकरित थी वो अप्रभावी थी। उसके बाद देख सकते हैं आप अपरिपक्व फली, ये परिपक्व फली थी। पहले हमने अपरिपक्व फली 2 प्रकार की थी, एक हरे रंग की थी और एक पीली थी। पुष्प की स्थिति जो है कक्षीय और अग्रज थी। इस प्रकार मेंडल ने पादप की ऊंचाई जो है, लंबा और बोनापन, 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण बताए। क्लिप के साथ स्क्रीन फोटो पर आपके साथ लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडलवाद की पुण्य खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मेंडल की जब 1884 में मृत्यु हो गई तो उसके कुछ टाइम बाद मेंडल के नियमों की पुण्य खोज की गई थी। उसमें हरुगर डी व्रिज भी शामिल थे, उसके अंदर कार्ल कोरेंस भी शामिल थे, उसके अंदर हेरिक वॉन शेरमक भी शामिल थे। इन तीनों ने मेंडलवाद की पुण्य खोज की थी। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जीन शब्द का सबसे पहले फ्रेंड्स जिन्होंने प्रयोग किया वो थे जोहानसन। जोहानसन ने जीन शब्द की सबसे पहली बार शब्द को उत्पत्ति के अंदर लेकर आए थे। यहां देख नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संकरण जिसमें F1 PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ ही किया जाता है। अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ ही किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परीक्षण संकरण। क्या माना जाता है, इसको परीक्षण संकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संकरण जिसमें F1 PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है। दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है, इसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण। नेक्स्ट है निम्न में से मेंडल की वंशागति के नियम हैं। तो आपको बताने हैं कि मेंडल की वंशागति के नियम कौन कौन से थे। तो प्रभाविता का नियम भी था, पृथक्करण का नियम भी था और स्वतंत्र अपव्यूहन का भी नियम था। मतलब तीनों नियम इसके द्वारा दिए गए थे, प्रभाविता के, पृथक्करण के और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो वह लक्षण जो F1 PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है वो प्रभावी लक्षण होता है
और जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता वो अप्रभावी लक्षण होता है। इसको ही हम प्रभाविता का नियम बोलते हैं। तो प्रभाविता का नियम क्या हुआ फ्रेंड्स, जो F1PD के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो F1PD में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, छिपे हुए प्रकृति का होता है, उसको अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। इसको ही प्रभाविता का नियम बोलते हैं। यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मेंडल का कौन सा नियम है? तो ये जो फ्रेंड्स मेंडल का नियम है, ये जो स्टेटमेंट मेंडल ने जिस नियम में दी है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने 3 प्रकार के नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन नियम किस तरह से समझाया हुआ है कि यहाँ हमने क्या लिए, 2 प्रकार के। यहाँ स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब है 2 लेने, मतलब जब आप बीज ले रहे हैं तो इसके साथ उसका कलर भी लेना है। जैसे मान लो ये पीले गोलाकार है, पीले यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो है वो पीले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गोलाकार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर को। ये झुर्रीदार स्मॉल वाई जो है वो हरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल जो आर है वो फ्रेंड झुर्रीदार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब इसका ये समयुग्मी है, ये इसके जनक होते हैं, और जनकों के अंदर जब संकरण कराया जाता है तो फ्रेंड्स वहां से क्या मिलती है, हमें F1PD प्राप्त होती है। और F1PD के अंदर अगर हम स्वपरागण कराते हैं तो हमें कौन सी पीडी प्राप्त होती है फ्रेंड्स, F2PD प्राप्त होती है। तो इस तरह से इन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के द्वारा बीज और उसका रंग के बीच जो जनक थे, पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार, उनके बीच में संकरण कराने से F1PD प्राप्त हुई। उसके बाद उसमें स्वपरागण कराया तो F2PD प्राप्त हुई। और यहाँ से हमें एक टेबल प्राप्त होती है, इसी टेबल के द्वारा हम अनुपात निकालते हैं। ये फ्रेंड्स टोटल जो है 16 कॉलम की एक टेबल है जो पीला गोलाकार है। यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3 4, मतलब ये वाई किसको बता रहा था, मैंने पहले भी बताया था, पीला गोला। और ये किसको बता रहा है, पीला है झुर्रीदार। ये किसको बता रहा है, हरा है लेकिन गोल है। ये किसको बता रहा है, हरा है लेकिन झुर्रीदार। इधर भी ये 4 ले लिए, इनके बीच में ऐसे इसके बीच में संकरण कराया, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस तरह से संकरण कराया गया है। तो यहाँ से हमारे पास एक रेशो प्राप्त होता है 9 3 3 1 का, इस टेबल से। ठीक है, 16 कॉलम की ये टेबल है, आसानी से आप बना सकते हैं। संकलन करवाना है, कुछ नहीं करना। फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए स्पेसिफिक इस टेबल पर ही एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता अपव्यूहन नियम के अनुसार लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना था। अभी बताया था स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम का मतलब वहां पर 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेने हैं, तो वहां जो अपव्यूहन के नियम का अनुपात आएगा वो 9 3 1 आएगा। और फ्रेंड्स कभी प्रभाविता या पृथक्करण के नियम का अनुपात पूछ ले तो कितना आएगा, 3:1 है। लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अनुपात कितना है, 9 3 3 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मेंडल के वंशागति के नियम का महत्व क्या है। अब देखेंगे कि मेंडल ने जो भी नियम बताए थे उनका क्या महत्व रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं मेंडल के नियम के महत्व में संजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। एक तो ये महत्व है इसका। दूसरा क्या है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। जीन जो एक लक्षण
कि वंशागति दूसरे लक्षण पर या दूसरे जनक से संतति में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं इनके लिए उत्तरदायी जीन है। इस जीन की उत्पत्ति इसी मेंडल के नियम के द्वारा ही हुई थी। तीसरे महत्व की बात करें, पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं तथा ये दोनों विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है और संकरण विधि से ही अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाली फसल पौधों की किस्मों को विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजान की मेंडलीय नियमों पर ही आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी में एक बार पूछा गया था कि निम्न में से मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजान की इसको किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? तो मेंडलीय नियम, आनुवंशिकीय नियम के द्वारा ही इसको समझाया जा सकता है सुजानकी को। तो इस तरह से उसके बाद है कि मेंडल के द्वारा मटर पादप का ही चयन क्यों किया गया। अब देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया है, इसके बारे में देखते हैं। तो मेंडल ने मटर के पादप का चयन इसलिए किया फ्रेंड्स, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादपों का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। ये तो कुछ इसकी स्ट्रेटजी थी। अब मटर के पादप का चयन करने का क्या कारण था? पहली बात, मटर का पादप एक वर्षीय होता है, कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी बात, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मनजी पादप अथवा शुद्ध वंशानुक्रम आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मेंडल के द्वारा मटर के पादप का ही चयन किया गया, क्योंकि एक वर्षीय होता है, एक वर्ष में इसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो किस तरह से लगा कमेंट में जरूर लिखें। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि आपको सही टाइम पर सही दिशा में एनसीईआरटी आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित ऑथेंटिक्स जो रिप्लाई है वो आपको मिल सके। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि आपको एक अच्छे एनसीईआरटी आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित कंटेंट आपको अपलोड करता रहूं, और यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य में आप सहयोग करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करते रहें, और पहली बार है तो सब्सक्राइब और बेल कर प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।